अजीब विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब एक तरफ जानकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे पकड़ना मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारे लिए अपने पुराने जमे हुए विश्वासों को बदलना वो और भी मुश्किल होता जा रहा है। और ये वाकई एक मजेदार पहेली है ना। हमारे फोन में तो दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन हमारे दिमाग में जो बातें सालों से बैठी हैं वो हिलने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम एक पैर से आगे भाग रहे हैं और दूसरा पैर जमीन में गाड़ के रखा हुआ है। सही बात है। तो आज हमारे हाथ एक किताब का पन्ना लगा है जिसका शीर्षक है सेकंड थॉट्स। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम पुराने विचारों से इतना क्यों चिपके रहते हैं। और कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले उदाहरण भी देखेंगे जहां स्थापित तथ्य, मतलब जिन्हें हम सच मानते थे, वो पूरी तरह से बदल गए हैं। ये बहुत जरूरी बातचीत होने वाली है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत में एक आंकड़ा दिया है जो जो दिमाग घुमा देता है। अच्छा। 2011 में एक औसत व्यक्ति एक दिन में उतनी जानकारी लेता था जितनी 1986 में रहने वाला व्यक्ति 5 दिनों में लेता था। 5 गुना ज्यादा। 5 गुना। और ये तो एक दशक से भी ज्यादा पुरानी बात है। अब तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। पर ये रफ्तार बस बढ़ती ही जा रही है। स्रोत में एक और दिलचस्प तुलना की गई है। 1950 में दुनिया के पूरे ज्ञान को दोगुना होने में, मतलब डबल होने में 50 साल लगते थे। 50 साल मतलब एक इंसान की लगभग पूरी कामकाजी जिंदगी। हाँ, अब जरा इस रफ्तार को देखिए। 1986 तक आते आते सिर्फ मेडिकल साइंस के ज्ञान को दोगुना होने में 7 साल लगने लगे। 7 साल, ठीक है, काफी तेज है। और फिर एक जबरदस्त छलांग, 2010 तक ये समय घटकर सिर्फ 3.5 साल रह गया था। 3.5 साल, अरे बाप रे। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई 2010 में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करता तो उसके डॉक्टर बनने तक जो कुछ उसने पहले साल सीखा था उसमें से आधा ज्ञान वो पुराना हो चुका होता। बिल्कुल। और सोचिए, इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि मरीजों पर भी पड़ता होगा। क्या डॉक्टरों को हर 3.5 साल में अपनी पूरी प्रैक्टिस पर फिर से सोचना पड़ता है? ये दिखाता है कि अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करना अब कोई शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। एक मिनट, यहाँ कुछ समझ नहीं आया। अगर हमें हर रोज 5 गुना ज्यादा जानकारी मिल रही है तो तार्किक रूप से हमें अपने विचार बदलने में बेहतर होना चाहिए, न कि और ज्यादा अड़ियल। सही सवाल है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? यही तो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब जानकारी का सैलाब आता है तो हमारा दिमाग उससे निपटने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट? हाँ, और सबसे आसान शॉर्टकट है उन विश्वासों से चिपके रहना जिन्हें हम पहले से जानते हैं। ये विश्वास हमें एक तरह की मानसिक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देते हैं, भले ही वे गलत क्यों ना हो। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। लेखक ने एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण दिया है जो शायद हर किसी ने महसूस किया होगा। कौन सा? वो लिखते हैं, मैं आज भी इस बात से जूझ रहा हूं कि प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी ये बात हजम नहीं होती। ये तो मेरे साथ भी है। हमने स्कूल में 9 ग्रह रटे थे और वो दिमाग में छप गए हैं। बिल्कुल छप गए हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। जो हमने एक बार सीख लिया उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिमाग ना पैटर्न्स और निश्चितता का आदी होता है। जब कोई नई जानकारी उस स्थापित पैटर्न को तोड़ती है तो दिमाग उसका विरोध करता है। ये ऐसा है जैसे आपके घर का फर्नीचर सालों से एक ही जगह पे रखा हो और कोई आके उसे बदल दे। आपको कुछ समय तक अटपटा लगेगा। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम में है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत बताता है कि विज्ञान और इतिहास की नई खोजों को स्कूलों की किताबों और पाठ्यक्रम तक पहुंचने में सालों, कभी-कभी तो दशकों लग जाते हैं। दशकों? हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है ना? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जानबूझकर हमें पुरानी जानकारी दे रही है, या ये सिर्फ एक बहुत धीमी प्रक्रिया का नतीजा है? ज्यादातर मामलों में ये एक धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। किताबों को फिर से लिखना, छापना, फिर पाठ्यक्रम को मंजूरी देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, इन सब में बहुत समय लगता है। लेकिन इसका नतीजा तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, नतीजा ये होता है कि एक पूरी पीढ़ी, मतलब कि एक पूरी की पूरी जेनरेशन ऐसी जानकारी के साथ बड़ी हो सकती है जो विशेषज्ञों समुदाय में पुरानी मानी जा चुकी होती है। लेखक इसके लिए एक शानदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मानसिक जीवाश्म। मानसिक जीवाश्म? हाँ, एक ऐसा विचार जो कभी जीवित और प्रासंगिक था लेकिन अब पत्थर बन चुका है, फिर भी हम उसे अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। प्लूटो वाला उदाहरण इसका सबसे अच्छा नमूना है। यह मानसिक जीवाश्म वाली बात बहुत दिलचस्प है
और स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि हमारे कुछ सबसे मजबूत जीवाश्म असल में कितने गलत हैं। हाँ, चलिए उन पर बात करते हैं। चलिए, पहला उदाहरण क्लियोपात्रा का लेते हैं। हाँ, क्लियोपात्रा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिस्र की एक शक्तिशाली रानी की छवि आती है ना? वो रेत, पिरामिड और वो खास अंदाज। बिल्कुल, लेकिन स्रोत बताता है कि यह छवि ये पूरी तरह से सही नहीं है। उसके पिता मिस्री नहीं बल्कि यूनानी थे। यूनानी? हाँ, वो टॉलेमी वंश की थी जो सिकंदर महान के एक जनरल से शुरू हुआ था। अरे वाह, ये छोटी सी जानकारी तो पूरी कहानी बदल देती है। इसका मतलब है कि वो मिस्र पर शासन करने वाले एक विदेशी यूनानी राजवंश की सदस्य थी। सही। और मजे की बात यह है कि स्रोत के अनुसार उसकी माँ कौन थी ये आज तक किसी को नहीं पता। ये उसकी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। तो जो छवि हम फिल्मों में देखते हैं वो काफी हद तक काल्पनिक है। हाँ, ये दिखाता है कि लोकप्रिय संस्कृति कैसे किसी विचार को इतना मजबूत कर देती है कि तथ्य पीछे छूट जाते हैं। अब बात डायनासोर की करते हैं। जी। ये वाला तो और भी मजेदार है। अच्छा, टीरेक्स? हाँ, जब हम टायरानोसोरस रेक्स या टीरेक्स के बारे में सोचते हैं तो जुरासिक पार्क का वो विशाल डरावना छिपकली जैसा जानवर याद आता है। बिल्कुल, जिसकी खाल खुरदुरी है। हाँ, वही डरावना राक्षस। लेकिन स्रोत बताता है कि जीवाश्म वैज्ञानिकों का अब ये मानना है कि कुछ टायरानोसोरस के शरीर पर, खासकर उनकी पीठ पर रंगीन पंख हुआ करते थे। पंख? एक टीरेक्स पर? ये तो उसकी पूरी छवि ही बदल देता है ना? हाँ। मतलब वो एक डरावना राक्षस से ज्यादा एक बहुत बड़े डरावने पक्षी जैसा दिखता होगा। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि विज्ञान सिर्फ नए तथ्य नहीं खोजता, बल्कि ये अपनी पुरानी गलतियों को भी सुधारता है। मतलब जुरासिक पार्क की छवि सिर्फ एक अंदाजा थी जो उस समय के ज्ञान पर आधारित थी। बिल्कुल, विज्ञान इसी तरह काम करता है। यह हमेशा विकसित होता रहता है। चीन में हाल ही में मिले पंख वाले डायनासोर के जीवाश्मों ने हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। तो जो हम आज तथ्य के रूप में जानते हैं, वो कल का एक पुराना विचार हो सकता है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। तो मतलब जुरासिक पार्क में एक सीन होना चाहिए था जहां टीरेक्स अपने पंख झाड़ रहा है। ये तो फिल्म की रेटिंग ही बदल देता। शायद हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि अतीत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हमारी कल्पना और सबूतों में अक्सर फर्क होता है। अब एक और उदाहरण पर आते हैं जो सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में है। ये काफी हैरान करने वाला है। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि हमारी क्षमताएं कितनी असीमित हो सकती हैं। स्रोत बताता है कि कैसे कुछ दृष्टिहीन लोग खुद को ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हाँ, इकोलोकेशन। वे अपने मुंह से एक क्लिक की आवाज निकालते हैं और फिर उसकी गूंज सुनकर अपने आसपास की दुनिया का एक 3D मानसिक नक्शा बना लेते हैं। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि जब वे ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, यानी दिमाग का वही हिस्सा जिसे देखने वाले लोग अपनी आंखों से देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। वे सचमुच आवाज से देख रहे होते हैं। ये तो मतलब दिमाग इतना लचीला है कि वो एक हिस्से को दूसरे काम के लिए रीवायर कर सकता है अगर जरूरत पड़े। हाँ, इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सकता है। स्रोत इसकी तुलना चमगादड़ के इकोलोकेशन से करता है। ये सोचना ही अजीब है कि इंसान भी ऐसा कर सकता है। ये हमारी इंद्रियों की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है कि आंखें सिर्फ देखने के लिए और कान सिर्फ सुनने के लिए हैं। और ये हमारी आज की चर्चा से भी जुड़ता है ना? अगर हमारा दिमाग दुनिया को महसूस करने के इतने नए तरीके सीख सकता है तो हम उसे नए तथ्यों और विचारों को अपनाने के लिए भी तो प्रशिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें। ये मानसिक लचीलेपन की एक शक्तिशाली मिसाल है। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार किस्से पर आते हैं जो इस किताब के फुटनोट में छिपा है। कहते हैं ना, असली खजाना अक्सर फुटनोट में ही मिलता है। हाँ, और ये किस्सा इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हम किसी मुहावरे का मतलब कुछ और समझते हैं और उसकी असली कहानी उससे कहीं ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय निकलती है। ये अंग्रेजी के एक मुहावरे ब्लोइंग स्मोक अप योर एस के बारे में है, जिसका आज मतलब होता है किसी की झूठी तारीफ करना, चापलूसी करना। लेखक ने भी पहले यही सोचा कि इसका मतलब शायद किसी को खुश करने के लिए महंगे सिगार देना होगा। एक तार्किक अनुमान है। एक बहुत ही तार्किक और सभ्य अनुमान।
लेकिन असली कहानी न तो तार्किक है और न ही सभ्य है। इसकी जड़ें 1700 के दशक की चिकित्सा में है। और ये किसी को सिगार देने से कहीं ज्यादा शाब्दिक है, जैसा कि मुझे लग रहा है। बहुत बहुत ज्यादा शाब्दिक। उस समय डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए तंबाकू के धुएं का एनीमा देना एक आम और स्वीकृत चिकित्सा प्रक्रिया थी। नहीं, आप मजाक कर रही हैं। मतलब असलियत में नदी के किनारे एक किड रखी होती थी किसी को बचाने के लिए। हाँ, ये आज हमें कॉमेडी लग सकता है, लेकिन उस समय यह गंभीर चिकित्सा थी। ये तो किसी कॉमेडी स्केच जैसा लगता है। उनके पास एक किट होती थी जिसमें एक धौंकनी और एक ट्यूब होती थी। उनका मानना था कि तंबाकू का गर्म धुआं शरीर को अंदर से गर्मी देगा और सांस लेने में मदद करेगा। लंदन की टेम्स नदी के किनारे ऐसी रेस्क्यू किट भी रखी जाती थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उस दौर के डॉक्टर पूरी गंभीरता से ये काम करते थे और लोग इसे एक जीवन रक्षक उपाय मानते थे। बिल्कुल। और ये प्रथा तब तक चलती रही जब तक कि बाद में वैज्ञानिकों ने ये पता नहीं लगाया कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन असल में दिल के लिए जहरीला होता है। ओह, तो ये प्रक्रिया मदद करने के बजाय शायद और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ, शायद। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक व्यापक रूप से स्वीकृत विश्वास या प्रथा, जिसे उस समय के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपनाते थे, नई जानकारी आने पर पूरी तरह से गलत और यहाँ तक कि खतरनाक साबित हो सकती है। और यही वो बिंदु है जिसे लेखक उजागर करना चाहते हैं। अगर 18वीं सदी के डॉक्टर डूबते हुए लोगों को बचाने के बारे में इतने मौलिक रूप से गलत हो सकते थे, तो हम आज किन चीजों के बारे में पूरी तरह से गलत हो सकते हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका निचोड़ यह है कि ज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, और अपने विश्वासों को अपडेट करना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी। विनम्रता से छोड़ने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह आसान नहीं है क्योंकि इसमें ये स्वीकार करना शामिल है कि हम गलत थे। लेखक इस पूरी बात को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, पुराने रिकॉर्ड, क्लासिक कारें और प्राचीन घड़ियां मूल्यवान संग्रह हो सकती हैं, लेकिन पुराने तथ्य मानसिक जीवाश्म हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। यह एक बहुत शक्तिशाली छवि है। यह हमें अपने विचारों को कीमती संपत्ति की तरह सहेज कर रखने के बजाय ऐसे औजारों के रूप में देखने के लिए कहती है जिन्हें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार अपग्रेड करने की जरूरत होती है। एक पुराना जंग लगा हुआ औजार नए काम के लिए बेकार होता है। सही बात है। तो संदेश ये है कि हमें अपने दिमाग में थोड़ा और जिज्ञासु और थोड़ा कम हठी होना चाहिए। नई जानकारी का स्वागत करना चाहिए, भले ही वो हमारे पुराने विश्वासों को चुनौती दे। हाँ, और शायद थोड़ा और विनम्र भी। ये मानना कि जो हम आज सच की तरह जानते हैं वो कल एक मजेदार किस्सा बन सकता है, ठीक ब्लोइंग स्मोक की तरह। बिल्कुल। ये हमारी चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक मोड़ पर छोड़ देता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, अगर इतिहास, जीव विज्ञान और यहाँ तक कि भाषा के बारे में तथ्य इतने नाटकीय ढंग से बदल सकते हैं, क्लियोपैट्रा की विरासत से लेकर टी-रेक्स के पंखों तक और चिकित्सा प्रक्रियाओं तक। हाँ, तो आज हम किन बुनियादी विश्वासों को पकड़े हुए हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां मानसिक जीवाश्म के रूप में देखेंगी। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की कौन सी आधुनिक चिकित्सा या वैज्ञानिक सत्य 100 साल बाद ब्लोइंग स्मोक जैसा लगेगा। ये सोचने वाली बात